नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। उनकी जो निवेश की रणनीति है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाल में देखा है कि इनकी कई स्कीम्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास उनके CEO प्रतीक अग्रवाल और CBO अखिल चतुर्वेदी के इंटरव्यूज के कुछ अहम हिस्से हैं। साथ ही ET मनी ने भी एक विश्लेषण किया है, तो हम उन सबको मिलाकर देख रहे हैं। सही। तो हमारा मकसद क्या है? उनकी जो निवेश की फिलॉसफी है, उनकी जो खास रणनीतियां हैं, जैसे वो पोर्टफोलियो में कम स्टॉक्स रखते हैं और बाजार पर उनका नजरिया क्या है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी कि इससे निवेशकों को क्या सीखने को मिल सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी निवेश फिलॉसफी, ये QGLP का जिक्र बहुत होता है। हाँ, QGLP ये तो कई फंड हाउस इस्तेमाल करते हैं। सही कहा आपने। तो इसमें इनका क्या खास है? Q मतलब क्वालिटी, G ग्रोथ, L लॉन्जिविटी और P प्राइस। हाँ, मतलब तो वही है, क्वालिटी यानी बिजनेस और मैनेजमेंट की गुणवत्ता, ग्रोथ मतलब कमाई में बढ़ोतरी, लॉन्जेविटी यानी ये सब कितने लंबे समय तक चलेगा, और प्राइस यानी सही कीमत। लेकिन दिलचस्प बात ये है जो CEO प्रतीक अग्रवाल ने साफ तौर पे कही कि उनका झुकाव स्पष्ट रूप से ग्रोथ यानी वृद्धि पर है, सबसे ज्यादा जोर अच्छा। ग्रोथ पर। हाँ। उनका मानना है कि लंबे समय में शेयर बाजार जो है वो कंपनियों की कमाई में जो ग्रोथ होती है उसी को फॉलो करता है। बीच में उतार चढ़ाव भले ही आए। तो वो ग्रोथ के लिए शायद थोड़ी ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते होंगे। हाँ बिल्कुल। वो वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है अगर ग्रोथ मजबूत दिख रही है। ओके। तो ये जो ग्रोथ पर इतना फोकस है, ये उनके फंड्स में कैसे दिखता है? मतलब पोर्टफोलियो बनाने के तरीके में कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। पहली चीज जो साफ नजर आती है वो है इनका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, बहुत फोकस वाला। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो बहुत कम स्टॉक्स रखते हैं, आमतौर पर 20 से 35 स्टॉक, कुछ फंड्स में तो इससे भी कम। अरे बाप रे, 20-35? हाँ, जैसे ET मनी के विश्लेषण में ये बात सामने आई कि उनके फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ 17 स्टॉक थे। 17? जी 17। जबकि उस कैटेगरी का एवरेज देखें तो वो करीब 81 स्टॉक्स का है। ये तो बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन वाली बात हुई। मतलब चुने हुए स्टॉक्स पर बहुत बड़ा दांव। एग्जैक्टली ये उनके हाई कन्विक्शन को दिखाता है। पर हाँ, इसमें एक सवाल जरूर उठता है। वही रिस्क का, है ना? हाँ अगर वो चुने हुए कुछ स्टॉक नहीं चले तो फिर असर ज्यादा होगा। बिल्कुल। कंसंट्रेशन में ये जोखिम तो रहता ही है। अगर कुछ स्टॉक्स उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करते तो पूरे फंड पर उसका असर ज्यादा दिखेगा। लेकिन शायद उनका तर्क ये होगा कि इसी से अल्फा बनता है। हाँ बिल्कुल। उनका मानना है कि इसी हाई कन्विक्शन और कंसंट्रेशन से ही अल्फा यानी बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका बनता है। और एक दूसरी अहम बात भी है। वो क्या? वो है उनके फंड्स के बीच काफी ओवरलैप मतलब एक ही स्टॉक कई स्कीम्स में? हाँ, जैसे ET मनी के विश्लेषण में दिखा कि उनके अलग अलग फंड्स, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप और मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप और ELSS, इनमें कई स्टॉक कॉमन है। अच्छा, जैसे कौन से? जैसे जोमैटो, ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ नाम हैं जो उनकी कई स्कीमों में दिखते हैं। पोर्टफोलियो का एक ठीक ठाक हिस्सा इन कॉमन स्टॉक्स में लगा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉमन स्टॉक्स चलते हैं तो उनकी कई स्कीमें एक साथ अच्छा परफॉर्म करती हैं। सही पकड़ा। यही वजह है कि हाल में उनकी कई स्कीमें एक साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ही है निवेशकों के लिए। अगर कोई उनकी कई स्कीम्स ले ले, ये सोच करके डाइवर्सिफाई हो रहा है, बिल्कुल। तो शायद उसे उतना डाइवर्सिफिकेशन ना मिले जितना वो सोच रहा या सोच रही है, क्योंकि अंदरूनी स्टॉक्स तो काफी मिलते जुलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो ये जो ग्रोथ की तलाश है, ये उन्हें किन सेक्टर्स की तरफ ले जा रही है? क्या वो पुराने जाने माने ब्लू चिप्स पर फोकस कर रहे हैं? नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। CEO के अनुसार उनका फोकस नए उभरते हुए सेक्टर्स पर ज्यादा है। नए सेक्टर्स? हाँ, वो सेक्टर्स जो शायद अभी इंडेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा ना हो, लेकिन जिनमें तेज ग्रोथ की बहुत संभावना दिखती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, अस्पताल, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नई टेक्नोलॉजी कंपनियां, फिनटेक, कंज्यूमर टेक वगैरह। अच्छा। उनका मानना है कि यहीं से अगला बड़ा अल्फा आएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि 90s के दशक में सॉफ्टवेयर कंपनियों ने या 2000 के दशक में प्राइवेट बैंकों ने करके दिखाया था। तो वो पारंपरिक सेक्टर से बच रहे हैं?
हाँ, काफी हद तक। कई पारंपरिक सेक्टर जैसे बड़े बैंक्स, लार्ज कैप फंड्स को छोड़कर, या स्टेपल्स, सीमेंट, मेटल्स, इनसे वो थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं, ऐसा लगता है। ये इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ की तलाश में नए मैदानों में जाना। और ये जो स्टॉक्स वो चुनते हैं, क्या उन्हें खरीद कर लंबे समय तक रखते हैं, बाय एंड होल्ड टाइप, या बदलते रहते हैं? यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। ईटी मनी के विश्लेषण ने ये भी दिखाया कि उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर भी ज्यादा है। टर्नओवर ज्यादा मतलब खरीद बिक्री ज्यादा करते हैं? हाँ, कई फंड्स में तो 100% से भी ऊपर का टर्नओवर दिखा। ओह, तो ये सिर्फ खरीदो और भूल जाओ वाला मामला नहीं है, ये तो काफी एक्टिव लगते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ही नहीं बैठे रहते, बल्कि बाजार के मोमेंटम और जो बदलते मौके हैं, उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से एक्टिव मैनेजमेंट है। एक्टिव मैनेजमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स और नए सेक्टर्स पर फोकस। तो बाजार के जो अभी के हालात हैं, उसको देखते हुए उनका क्या नजरिया है और निवेशकों के लिए कोई सलाह? सीईओ का मानना है कि देखिए, छोटी अवधि में मतलब शॉर्ट टर्म में बाजार में वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता बनी रह सकती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन भारत की जो लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी है, वो मजबूत है। और एक अहम बदलाव जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो ये कि अब भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के पैसे से ज्यादा घरेलू निवेशकों के पैसे से चल रहा है। हाँ, ये बात तो काफी सुनने में आ रही है। SIPs वगैरह का फ्लो काफी मजबूत है। बिल्कुल। और रिटेल निवेशक अब पहले की तरह बाजार की गिरावट से घबराते नहीं है, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं खरीदने के लिए। ये एक बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, और निवेशकों के लिए कुछ खास सलाहें भी सामने आई। जैसे? एक तो ये कि सिर्फ ये मत गिनिए कि आपने कितने फंड्स लिए हैं, ये देखिए कि उन सभी फंड्स को मिलाकर आपके पोर्टफोलियो में कुल कितने यूनिक स्टॉक्स हैं। अच्छा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने की सलाह। हाँ, जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स रखने से रिटर्न कम हो सकता है, ये सीईओ ने कहा। और दूसरी बात, अच्छे बीटा और बुरे बीटा में फर्क समझने की। बीटा मतलब वो वोलेटिलिटी वाला नंबर? हाँ, सीईओ के मुताबिक अगर कोई हाई ग्रोथ कंपनी का स्टॉक बाजार के साथ ज्यादा ऊपर नीचे होता है, यानी उसका बीटा हाई है, हाँ। तो वो अच्छा बीटा हो सकता है, क्योंकि उसमें ऊपर जाने की संभावना है। ओके। लेकिन अगर किसी कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा है या उसका मुनाफा स्थिर नहीं है, तो उसका हाई बीटा जोखिम भरा है, वो बुरा बीटा है। तो सिर्फ बीटा का नंबर देखकर डरना नहीं चाहिए, उसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। ये बहुत ही बारीक और जरूरी बात है। और तीसरी सलाह? तीसरी और शायद सबसे अहम, धैर्य, पेशेंस। सीबीओ अखिल चतुर्वेदी ने भी इस पर जोर दिया अपने अनुभव से। हाँ, पेशेंस तो चाहिए, खासकर जब आप ग्रोथ और हाई कन्विक्शन वाली रणनीति अपना रहे हो। बिल्कुल, उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, उनको झेलने की क्षमता और हिम्मत होनी चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मोतीलाल ओसवाल का तरीका है ग्रोथ पर जबरदस्त फोकस, गिने चुने स्टॉक्स में बड़ा निवेश, खासकर नए उभरते सेक्टर्स में, और एक काफी एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल जो मोमेंटम का भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन साथ ही इसमें जोखिम भी ज्यादा है, मुख्य रूप से कंसंट्रेशन यानी कम स्टॉक्स में निवेश का जोखिम और अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी का जोखिम। सही। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। CIBO अखिल चतुर्वेदी ने अपने फाउंडर्स मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल से सीखी 3 बातें बताईं। विजन यानी दूरदृष्टि, करेज यानी साहस, और पेशेंस यानी धैर्य। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों में पेशेंस यानी धैर्य सबसे दुर्लभ गुण है, सबसे मुश्किल। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि मोतीलाल ओसवाल जैसी जो ये हाई कन्विक्शन ग्रोथ केंद्रित निवेश रणनीति है, जिसमें उतार चढ़ाव आना तो तय है, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए एक निवेशक को आखिर कितने धैर्य की जरूरत होती है, ये सोचने वाली बात है।